कैसे हैं आप? होप यू विल बी वेल एंड गुड. माई सेल्फ शोभा सिंह, योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द chapter 7th 10th class special English, and the title of this chapter is Report of an Adjudged Case. In this poem जो पोएट हैं उन्होंने इसमें एक डिस्प्यूट के बारे में बताया है. बहुत ही लाइक कॉमेडी वाली पोएम है, बहुत ही कॉमेडी है इस पोएम में. सो फर्स्ट यू शुड नो द पोएट ऑफ दिस पोएम इज, इस पोएम के पोएट हैं विलियम काउपर. ये पोएम है आइज़ के बारे में और नोज़ के बारे में. आइज़ और नोज़ दोनों का स्पेक्टिकल्स को लेके, चश्मे को लेकर झगड़ा हो जाता है, एक डिस्प्यूट हो जाता है. सो इस पोएम में इन दोनों के केस की सुनवाई होती है. पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि हमारे जो पोएट हैं उनके बारे में. सो पोएट विलियम कॉपर का जो बर्थ है वो 1731 में हुआ था एंड द डेथ डेट इज़ 1800. उनकी डेथ की डेट जो है 1800 है. ही वॉज अ पोइट, ये एक बहुत अच्छे पोइट थे. ही वॉज अ पोइट, ये पोइट थे. और हु क्वालिफाइड एज अ लॉयर, और क्वालिफाइड थे वो, योग्यता प्राप्त थी उनको एक लॉयर के रूप में. हिज लीगल करियर वॉज इंटरप्टेड बाय द अटैक ऑफ मैडनेस. एक्चुअली इनको एक मेंटल अटैक पड़ा था, सो जिसके कारण उनको पागलपन का एक दौरा पड़ा, जिससे उनका ये करियर जो है बीच में इंटरप्ट हो गया, उसमें रुकावट आ गई. When he recovered his mental health, he retired to the country, where he lived a quiet life. He retired to the country. इन्होंने कंट्री से रिटायर्ड हुए और where he lived a quiet life, और वहाँ पे उन्होंने अपना बिल्कुल शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया. He wrote the famous hymns. इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध हाइम्स लिखी थी. Hark my soul, it is Lord and moves in a mysterious way. सो ये इनकी 3 हाइम्स बहुत ही फेमस थी, ये भजन के बहुत ही प्रसिद्ध रहे. हिज एडमायरेबल लेटर्स शोज हिज जेंटल एंड ह्यूमन पर्सनालिटी. इनके जो एडमायरेबल लेटर्स थे, मतलब उनके बहुत ही प्रशंसनीय पत्र थे, जिससे इनकी जेंटलनेस का और इनके ह्यूमन पर्सनालिटी का मतलब जो है पता चलता है. ये बहुत ही दिल के बहुत अच्छे थे. मानवीय प्रवृत्ति जो थी बहुत ही अच्छी थी. इनका जो मानवीय व्यक्तित्व था वो काफ़ी अच्छा था. He wrote poetry in a simple and gentle style. जो ये पोइट्री लिखते थे, इन्होंने जो पोइट्री लिखी वो बहुत ही सिंपल वे में लिखी, बहुत ही साधारणतः लिखी, और बहुत ही जेंटल स्टाइल थी उनके लिखने की. बहुत ही प्रभावी ढंग था, बहुत सभ्य तरीका था उनका लिखने का. इन दिस पोएम, जो ये पोएम जो है इनके, इन दिस पोएम मीन्स की रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ड केस जो है. इन दिस पोएम कॉपर हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट रूम टू प्रोवाइड ह्यूमरस इफेक्ट. माने पोएम में ह्यूमरस इफेक्ट डालने के लिए, है ना, एक जो मजाकिया लहजा डालने के लिए, ह्यूमरस इफेक्ट डालने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या प्रोवाइड किया, एक कोर्ट रूम जैसा मतलब एक बैकग्राउंड दिया. कि उन्होंने जो बैकग्राउंड दिया था और जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो एक कोर्ट रूम की में जो यूज़ होता है उस तरह का इफ़ेक्ट उसमें, उस तरह का उन्होंने माहौल उसमें दिया. सो अ स्ट्रेंज डिस्प्यूट अरोज बिटवीन, किसके बीच में एक स्ट्रेंज डिस्प्यूट हुआ था, विवाद हुआ था. डिस्प्यूट मीन्स विवाद, स्ट्रेंज मीन्स कि विचित्र, अजनबी, अजीब, है ना, अटपटा सा. सो इस तरह का जो डिस्प्यूट था, जो विवाद था, वो अरोज हुआ किसके बीच में किसके बिटवीन द नोज़ एंड द आइज़, नाक और आँख के बीच में. बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट, दोनों ही जो सोल राइट क्लेम कर रहे थे. सोल राइट का मतलब है एकाधिकार, पूर्ण अधिकार जमाना. सो अपना सोल राइट किसके ऊपर कर रहे थे, ओवर द स्पेक्टिकल्स के ऊपर, कि जो स्पेक्टिकल्स है, जो चश्मा है, उसके ऊपर उनका अपना खुद का पूर्ण अधिकार है. दोनों ही अपना अधिकार जता रहे थे. द टंग एक्टेड एज अ लॉयर, और टंग थी, उसने एक लॉयर की भूमिका को निभाया. एंड द ईयर एज द चीफ बैरोन, जो ईयर थे उसने चीफ बैरोन का रोल प्ले किया. सो चीफ बैरोन इस मुख्य जो जज जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका रोल प्ले किया ईयर ने. टू बैलेंस द लॉज, किस लिए, ताकि जो कानून है वो एक संतुलित रूप में रह सके. कानून को संतुलन प्रदान करने के लिए उन्होंने चीफ बैरोन का रोल प्ले किया ईयर ने. चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को. दोस्तों
पोएम स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा ही करती रही हूँ, प्लीज़ अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरे और भी आने वाले वीडियोस आसानी से मिल सके। इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, इसका कोई भी पैसा नहीं आपको लगेगा, जस्ट एक फैसिलिटी मिल जाती है कि जो आप मेरे वीडियोस देखना चाहते थे वो इजीली अवेलेबल आपको इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। बिटवीन नोज़ एंड आइज़ अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। नोज़ और आइज़ के बीच में एक स्ट्रेंज अटपटी कॉन्टेस्ट जो है वो एक प्रकार का प्रतियोगिता जो है, लड़ाई जो है वो रोज़ ही उठी। द स्पेक्टिकल्स सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग। स्पेक्टिकल्स की वजह से वो दो लोग जो हैं अनहैप्पीली रॉन्ग से, मतलब यहाँ पे अनहैप्पीली रॉन्ग से यहाँ पे मतलब कि वो दोनों ही नाराज़ थे। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वाज एज ऑल द वर्ल्ड नोज। एक्चुअली कारण क्या था कि नोज़ पे स्पेक्टिकल्स को पहना जाता था, है ना, और रखा जाता था, आइज़ के लिए लगाया जाता था। तो इस तरह से दोनों के बीच ये झगड़ा था कि वो आखिर है किसके लिए। सो इसलिए दोनों ही नाराज़ थे। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वाज, जो इस डिस्प्यूट का जो पॉइंट था, जो मुद्दा था, एज ऑल द वर्ल्ड नोज, जिसे कि पूरी दुनिया जानती है, टू विच द सेड स्पेक्टिकल्स ऑट टू बिलोंग्स, कि जिसके अनुसार कि स्पेक्टिकल्स जो है वो आखिर है किसके लिए, किसको बिलोंग करता है। सो टंग वाज द लॉयर, जो टंग था जो वो लॉयर था, वो वकील था। एंड आर्ग्यूड द केस, और केस को आर्ग्यूड कर रहा था विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल, अपने एक अच्छे बहुत ज़्यादा जो है डील कर रहा था वो स्किल्स के द्वारा, मतलब अपनी नॉलेज के द्वारा वो उसको अच्छे से लड़ रहा था। एंड अ बिग फुल ऑफ लर्निंग, अपनी जो शैक्षणिकता जो है, अपनी पूरी शिक्षा के आधार पे वो जो है पूरे अच्छे स्किल और गोल नॉलेज के आधार पे जो है वो केस को आर्ग्यूड कर रहा था। कौन? टंग, क्योंकि वो किसका रोल प्ले कर रहा था? लॉयर का रोल प्ले कर रहा था। वाइल चीफ बैरोन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉज, जबकि जो चीफ बैरोन का रोल प्ले कर रहा था ईयर। सो ईयर जो है वो किस लिए सेट किया गया था? बैलेंस द लॉज, ताकि कानून को संतुलित कर सकें। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिस्कर्निंग, क्योंकि वो ईयर जो है वो फेम्ड रहा है, वो मशहूर रहा है, किस लिए? फॉर हिज टैलेंट, अपने टैलेंट के लिए, अपनी प्रवीणता के लिए। इन नाइसली डिसर्निंग, कि वो अच्छे से डिसर्निंग कर सकता है, माने वो अच्छे से निर्णय दे सकता है, अच्छे से जजमेंट दे सकता है। डिसर्निंग इन द सेंस जजमेंट देना। इन बिहाफ ऑफ द नोज़ के बिहाफ में इट विल क्विकली अपीयर, ये अच्छे से सिद्ध हो जाता है। एंड योर लॉर्डशिप, यहाँ पे जो है वो टंग जो है वो नोज़ के लिए बहस कर रहा है, नोज़ के अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है, नोज़ के अपने पॉइंट्स दे रहा है। एंड योर लॉर्डशिप, यहाँ पे महाराज, ही सेड, वो बोला, कौन? टंग, विल अनडाउटली फाइंड, ये जो है वो निसंदेह जो है, बिना किसी शक के जो है ये फाइंड हो जाता है, ये पता चल जाता है, दैट द नोज़ हैज़ द स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वियर, कि जो नोज़ जो है उसे हमेशा ही स्पेक्टिकल्स को जो है वियर करना पड़ा है। विच अमाउंट्स टू पोजिशंस टाइम आउट ऑफ माइंड, लेकिन कितने समय से करना, ये चीज़ जो है समय से परे है, मतलब पोजीशन यहाँ पे वो धारण किए हैं वो समय से परे, कहने का मतलब कि उसे हमेशा ही इसको धारण करना पड़ा है। ये कब से कर रहा है, ये चीज़ तो समय से परे है, टाइम्ड आउट हो चुका है। देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट की तरफ स्पेक्टिकल्स को होल्ड करते हुए टंग बोला, योर लॉर्डशिप, महाराज, न्यायाधीश जी, ऑब्जर्व्स दे आर मेड विथ अ स्ट्रेडल्स। यस, महाराज ऑब्जर्व करिए, आप इस चीज़ को देखिए, इसको अनुरक्षण कीजिए, मतलब उसको दिखाते हुए बोल रहा था, स्पेक्टिकल्स को, चश्मे को दिखाते हुए बोल रहा था कि इसका आप ऑब्जर्व करिए, इसको आप निरीक्षण करिए कि दे आर मेड विथ अ स्ट्रेडल्स, की जो है स्ट्रेडल्स के साथ बने हुए। स्ट्रेडल्स मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखलाती हूँ। स्ट्रेडल का मतलब होता है एक प्रकार का ढांचा, एक प्रकार की आकृति, एक प्रकार का खांचा, जैसे चश्मे का भी ये जो है, स्पेक्टिकल्स का भी स्ट्रेडल ये है ना, इस टाइप के शेप को जो बोलते हैं स्ट्रेडल।
एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज़, मतलब ये जो है इतना चौड़ा होता है जितना कि एक ब्रिज जो है नोज़ की ब्रिज है। कहने का मतलब कि चश्मे में जो ये बीच का जो आकृति जो ढांचा बनाया हुआ है वो उतना ही होता है जितना कि हमारे नोज जो है जो ब्रिज का काम करते हैं उस पर उसकी तरह। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, डिज़ाइन टू सिट क्लोज टू इट, माने कि जो स्पेक्टिकल्स का जो डिज़ाइन बना होता है वो इस तरह से बना होता है कि वो पूरी तरह से फिट बैठ जाए। कहने का मतलब कि नोज़ के ऊपर जो है, नोज़ एक ब्रिज का काम करती है, इस ब्रिज पे वो फिट बैठ जाए। जस्ट लाइक अ सैडल की तरह फिट बैठ जाए। सैडल जो होता है वो घोड़े की पीठ पे आपने देखा होगा एक प्रकार का जो सीट रखी जाती है जिसे जीन कहते हैं, वो उसकी पीठ पे बिल्कुल फिट आती है। सो उसकी पीठ पे जो फिट आने वाला सैडल है उसी की तरह जो है हमारा स्पेक्टिकल्स का जो है वो सैडल होता है जो कि नोज़ पर पूरा फिट बैठ जाता है। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, फिर से योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज कि आप इस चीज़ को मानेंगे। दिस, यहाँ पर टिस का मतलब था कि दिस के लिए शॉर्ट में लिखा है टिस अ केस, यह जो केस है दैट हैज़ हैपन्ड, ये हो चुका है पहले। दैट हैज़ हैपन्ड माने कि वो चीज़ पहले हो चुकी है, केस हो चुका है पहले। एंड मे बी अगेन, और फिर से हो रहा है। दैट द विसेज और कंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, माने कि दैट द विसेज, अब ये वो बोल रहा है टंग कि दैट द विसेज माने वह चेहरा, विशेष का मतलब होता फेस, वह चेहरा या काउंटेनेंस होता है एक प्रकार का स्ट्रक्चर या एक प्रकार का ढांचा, एक प्रकार की आकृति। हैड नॉट अ नोज, अगर उस पर नोज नहीं होती। प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे प्रे से मतलब होता है प्रार्थना करना, बट यहाँ पे मतलब कि सोचिए कि कौन उसको पहनेगा और कौन उसको पहन सकेगा। वियर स्पेक्टिकल्स देन, तब वो जो स्पेक्टिकल्स है उसको कौन बिना जो नोज़ के जो अगर चेहरा या काउंटेनेंस जो होंगी, आकृति जो होगी, तो उस पर कौन उसको पहन सकेगा और कौन उसको पहनेगा। ऑन द होल इट अपीयर्स, अब पूरी तरह से ये जो है अपीयर्स मतलब ये सिद्ध हो चुका है। एंड माई आर्गूमेंट सोज, और मेरे जो तर्क हैं, जो मेरी दलीलें हैं, जो मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं वो सोच करते हैं, वो बतलाते हैं, वो दिखाते हैं, उससे सिद्ध होता है। विद द रीजनिंग, पूरी रीजनिंग के साथ, विथ रीजनिंग मतलब ये कह सकते हैं आप लॉजिक, पूरा आर्गुमेंटेशन से, विथ लॉजिक के साथ। द कोर्ट विल नेवर कंडेम्ड, माने कोर्ट जो है इसको कभी भी खारिज नहीं कर सकती, कभी भी कंडेम्ड नहीं कर सकती। दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज, कि जो स्पेक्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से जो हैं किसके लिए हैं, नोज के लिए बने हुए हैं। एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, और नोज जो है वो भी पूरी तरह से किसके लिए है, वो स्पेक्टिकल्स के लिए है। देन शिफ्टिंग हिज साइड, फिर अपनी साइड को शिफ्ट करते हुए, माने टंग जो है वो लॉयर का रोल प्ले कर रहा था, तो वहाँ लॉयर तो एक ही है, तो पहले टंग ने जो है नोज की साइड ली थी, अब जो है वो क्या हुआ, अब वो साइड को चेंज करता है। एज ए लॉयर नोज हाउ, और लॉयर को तो पता ही है कि कैसे। कहने का मतलब है कि लॉयर तो सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और वो दोनों तरफ किसी केस लड़ सकते हैं। ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज़, अब उन्होंने फिर से अपील की, फिर से प्लीडेड किया, फिर से तर्क दिया किसके उसमें बिहाफ में, आइज़ की तरफ से, आँखों की तरफ से उन्होंने फिर से वो किया। बट व्हाट वर हिज आर्गूमेंट फ्यू पीपल्स नो, उसके आर्गूमेंट्स क्या थे, उन्हें बहुत ही फ्यू पीपल्स, जो बहुत कम लोग उसको जानते थे। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, माने कि वाट वर द आर्गूमेंट्स फ्यू पीपल नो, मतलब जो आर्गूमेंट्स था वो बहुत ही कम लोग जानते थे। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, मतलब कोर्ट जो है, फॉर द कोर्ट के लिए ये डिड नॉट थिंक, वो नहीं सोचता था कि जो दे वर इक्वली वाइज, की दोनों ही जो है एक समान जो है वाइज है। कारण क्या था कि जो नोज़ की तरफ से जो दलीलें दी गई थी वो तो पूरे इसमें क्लियर हो रही हैं, बट आइज़ की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें तो इसमें पता ही नहीं गई हैं, ना ही राइटर ने इसके बारे में, पोइट ने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। सो जो है वो
इक्वली वाइज है, वे नहीं सोचते, डिड नॉट थिंक, वे नहीं ऐसा थिंक करते कि दोनों ही इस समान तरफ से वाइज है। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विथ अ ग्रेव सोलम टोन। माने अब यहाँ पे जो है वो जो अपने मेन जो वारन थे, चीफ वारन जो थे, माने कि ईयर जो है वो अपना निर्णय देते हैं, अपना डिसीजन देते हैं। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विथ अ ग्रेव सोलम टोन, माने एक ग्रेव, एक गंभीर और एक बहुत ही पवित्र, एक अलग तरह का असर छोड़ने वाली जो टोन जो होती है, उस आवाज़ में, एक मोटी आवाज़, एक गंभीर आवाज़ में, एक पवित्र आवाज़ में जो है उन्होंने, उनकी जो टोन थी, डिसीसिव एंड क्लियर इन द सेंस, एंड क्लियर मीन्स कि डिसीसिव मीन्स कि बहुत ही मतलब विचारपूर्वक, पूरे विवेक के आधार पर और साफ सुथरे सोच समझ कर और पूरे क्लियर और साफ सुथरे, विदाउट वन इफ़ और बट, बिना किसी एक किंतु परंतु के आधार पे, दैट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, जब कभी जो है नोज ने जो है स्पेक्टिकल्स को जो है पुट ऑन किया, माने कि पहना, जब भी पुट ऑन करे, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, चाहे वो दिन में पहने, डे लाइट में पहने, या कैंडल लाइट मीन्स कि नाइट में पहने। आई शुड बी शट, अगर आँखों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आँखों को बंद कर लेना चाहिए, आँखें शट हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये जो हमारे चीफ वारन ने अपना जजमेंट जो है वो दिया, और इस आधार पे मतलब किसके सपोर्ट में लगा, ये लगा नोज़ के सपोर्ट में उन्होंने दिया। तो ये हमारी पोएम थी। इस पोएम का नाम जो है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ड केस। अब ये पोएम का टाइटल जो है इसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है वो 4 लाइनें इस पोएम की दे देंगे, फिर पूछेंगे कि इसका टॉपिक क्या था, इस पोएम का टाइटल क्या था और इसके राइटर कौन थे। तो इसके राइटर थे विलियम कॉपर इसके राइटर हैं, और जो है एडजस्ट केस जो है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस इसका टाइटल है। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है, और एक स्टेंजा को अच्छे से क्लियर किया गया है। वो ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई भी एक स्टेंजा दे देंगे 4 लाइन का, और आपको उसको क्लियर करना होगा। उसको आपको टाइटल लिखना पड़ेगा उसका, वो पूछ सकते हैं इसके राइटर कौन है, इसके पोइट कौन है, तो आपको इसका पोइट के नाम लिखना होगा, और साथ ही उस जो स्टेंजा देंगे वो 4 लाइनें जो देंगे उसको क्लैरिफाई करना होगा, उसको एलोबरेट करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पोएम थी, आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, और इसके मैं जो सॉल्यूशन है उसका एक अलग से वीडियो क्लिप बना के आपके लिए डाल देती हूँ, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।